भारत को लेकर अमेरिका ने कौन सा यू टर्न मार लिया है और प्रधानमंत्री मोदी ने जो ब्रिक्स समिट को मिस किया था उसका भारत को क्या नतीजा मिल रहा है। कतर और इजराइल मामले में भारत की सरकार ने क्या बोला है, किसका साथ दिया है और भारत के लिए कौन सी गुड न्यूज निकल कर आ रही है। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको टेलीविजन न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के बारे में। जैसा कि हमने एक दिन पहले डिस्कस किया था कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ब्रिक्स का ऑनलाइन वर्चुअल समिट स्किप किया था, जबकि व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग ने ब्राजील के साथ मिलकर ये समिट अटेंड किया था। ब्रिक्स की इस मीटिंग को स्किप करने और दूरी बनाने के बाद अब अमेरिका और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक और पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। दरअसल आज सुबह यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर एक स्टेटमेंट रिलीज की है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे ये अनाउंस करते हुए काफी खुशी हो रही है कि भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने दोनों देशों के बीच के ट्रेड बैरियर्स को सॉल्व करने के लिए आपसी नेगोशिएशंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं अपने बहुत ही अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी जी से आने वाले हफ्तों में बात करने के लिए काफी उत्सुक हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों महान देशों के लिए एक सक्सेसफुल कंक्लूजन तक पहुंचने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, यानी बहुत ही जल्द ये ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर बात बन जाएगी और भारत और अमेरिका की ट्रेड नेगोशिएशंस वापस से स्टार्ट हो गई हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर इतना पॉजिटिव सिग्नल देंगे तो उसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी का रिप्लाई तो बनता ही था। डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट के बाद मोदी जी की भी एक स्टेटमेंट आई है, जिसमें मोदी जी ने कहा कि भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक दूसरे के काफी करीबी दोस्त और नेचुरल पार्टनर्स हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देशों की ट्रेड नेगोशिएशंस इंडिया यूएस पार्टनरशिप की लिमिटलेस पोटेंशियल को अनलॉक करने का रास्ता खोलेंगी। हमारी टीम्स इन डिस्कशंस को जल्दी से कंक्लूड करके खत्म करने के लिए काम कर रही हैं। मैं भी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ बात करने का इंतजार कर रहा हूँ। हम दोनों मिलकर अपने लोगों के लिए एक और ब्राइट, उज्जवल और प्रॉस्पेरस यानी कि समृद्ध फ्यूचर सिक्योर करने में सफल होंगे। और प्रधानमंत्री मोदी की स्टेटमेंट को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अकाउंट से रिपोस्ट भी किया है। दोनों लीडर्स की स्टेटमेंट से साफ नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में दोनों के बीच एक फोन कॉल कन्वर्सेशन भी हो सकती है और यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट की जो ट्रेड टीम ने भारत की विजिट कैंसिल कर रही थी वो भी वापस से भारत आ सकते हैं। अब देखना ही होगा कि ट्रेड एग्रीमेंट कितनी जल्दी साइन होता है, क्योंकि उसी ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर क्वाड समिट का भी फ्यूचर डिपेंड करता है। कुछ लोग प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कह रहे थे कि ऑनलाइन ब्रिक्स वर्चुअल समिट को स्किप करके प्रधानमंत्री मोदी ने गलत किया और मोदी जी डर गए हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर लीडर्स को बहुत ही सोच समझ कर चलना पड़ता है और डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट अगेन ये प्रूव करती है कि भारत के आम लोगों के हितों के लिए अगर प्रधानमंत्री मोदी को भी अपने कदम पीछे लेने पड़े तो भारत की सरकार वो भी करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत की टॉप 10 सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनीज को लेकर। इस लिस्ट में पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों सेक्टर्स की कंपनीज हैं। टॉप 3 है रिलायंस इंडस्ट्रीज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और HDFC बैंक। वीडियो को पॉज करके आप सभी भारत की टॉप 10 कमाने वाली कंपनीज के रैंकिंग्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है आईफोन 17 लॉन्च को लेकर। दरअसल आईफोन 17 सीरीज भारत और अमेरिका समेत पूरी दुनिया में लॉन्च हो गई है और कीमतें जानकर आपको एहसास होगा कि GST कट के बाद भी भारत के लोगों के साथ कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है। हमने आईफोन 17 प्रो 256GB वेरिएंट की कॉस्ट का कंपैरिजन किया है। भारत में आईफोन 17 प्रो 256GB की कॉस्ट है 1,34,900 रुपीज, जबकि सेम वेरिएंट अमेरिका में 96,900 रुपीज का मिल रहा है, यानी कि भारत से 38,000 सस्ता। जबकि आईफोन 17 प्रो भारत में मैन्युफैक्चर करके यहाँ से अमेरिका शिप किया जा रहा है। बाकी कंट्रीज के साथ कंपैरिजन करें तो एक तरफ भारत में आईफोन 17 प्रो 256GB की कॉस्ट 1,34,900 रुपीज है, वहीं पर हांगकांग में इसकी कॉस्ट है 1,06,400 रुपीज। जापान में इसकी कॉस्ट है 1,07,600 रुपीज एंड उसके साथ ही UAE में 1,12,800 रुपीज और वियतनाम में 1,17,000, जबकि सिंगापुर में 1,20,200 रुपीज। कहने का मतलब है कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग का इंडियंस को कोई भी बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। पहले जब आईफोन्स भारत में इंपोर्ट हुआ करते थे तब भी यही प्राइसिंग थी और अब जब लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्लस GST कट आ गया है तब भी सेम प्राइसेस ही भारत को पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है नेपाल से। न्यूज निकल कर आ रही है कि नेपाल की सिचुएशन के कारण नेपाल आने जाने वाली सभी इंटरनेशनल एयरलाइंस फिलहाल के लिए बंद कर दी गई हैं। नेपाल के ऊपर एयर स्पेस पूरी तरह से खाली कर दी गई है। इसके साथ ही भारत की एयरलाइन कंपनीज ने भी अनाउंस किया है कि चीजें नॉर्मलाइज होने तक नेपाल आने जाने वाली सभी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। नेपाल में आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है। इंडियन एम्बेसी ने भी भारत के लोगों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी करके इंडियंस के लिए हेल्प को एक्सटेंड किया है और जो नेपाल जाने को प्लानिंग कर रहे हैं उनको एडवाइस दी गई है कि वो सिचुएशन स्टेबलाइज होने तक नेपाल ना जाएं। इसके साथ ही भारत ने नेपाल बॉर्डर के ऊपर हाई अलर्ट कर दिया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत की स्पेस एजेंसी इसरो चीफ ने जानकारी दी है कि ऑपरेशन सिंदूर में इसरो के साइंटिस्ट की टीम ने भी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ मिलकर काफी क्लोजली काम किया था एंड उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन इसरो का भी था। इसरो चीफ वी नारायणन सर ने
ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इसरो के 400 साइंटिस्ट की टीम ऑपरेशन सिंदूर के समय दिन रात राउंड द क्लॉक अर्थ ऑब्जर्वेशन और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का डेटा प्रोसेस करके नेशनल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रही थी और हमारी सभी सैटेलाइट्स स्पेस में परफेक्टली परफॉर्म कर रही थी। और ये दिखाता है कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर स्पेस सेक्टर का कितना क्रूशियल रोल होता है। इसरो चीफ वी नारायणन सर ने ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के 52वें कॉन्वेंशन में ये जानकारी दी है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है नेपाल और भारत से संबंधित। रेफरेंस लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के लक्ष्मी नगर से एक नेपाली नेशनल को अरेस्ट किया है। इसकी उम्र 43 साल बताई जा रही है और इसका नाम प्रभात कुमार चौरसिया बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये नेपाली व्यक्ति इंडियन टेलीकॉम कंपनीज की सिम कार्ड परचेज करता था और उन सिम कार्ड्स को आगे एंटी इंडिया एक्टिविटीज के लिए सप्लाई करता था। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI ने इस नेपाली व्यक्ति को कांटेक्ट करके अमेरिका का वीजा और अमेरिका में जर्नलिज्म की जॉब दिलाने का लालच दिया था, जिसके चलते ये भारत की सिम कार्ड कलेक्ट करके एंटी इंडिया एलिमेंट्स को सप्लाई करता था। अब दिल्ली पुलिस इसकी अच्छे से खातिरदारी कर रही है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है GST रिफॉर्म्स को लेकर। दरअसल GST रिफॉर्म्स को डोनाल्ड ट्रंप के भारत के ऊपर 50% टैरिफ्स के साथ जोड़कर देखा जा रहा था और ये थ्योरीज फैलाने की कोशिश की जा रही थी कि अमेरिका के टैरिफ्स के बाद ही भारत सरकार GST रिफॉर्म्स लाने के लिए पूरी तरह से मजबूर हो गई। लेकिन देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने इन सभी थ्योरीज के ऊपर फुल स्टॉप लगा दिया है। निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि ये जो GST रिफॉर्म्स सरकार लाने जा रही है, ये अमेरिका के टैरिफ हाइक का रिएक्शन नहीं है। ये GST रिफॉर्म्स पिछले 18 महीनों से प्लान किए जा रहे थे। भारत की सरकार बैकएंड के ऊपर पिछले 18 महीनों से GST रिफॉर्म्स के ऊपर काम कर रही थी। यानी कि जब डोनाल्ड ट्रंप अभी यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीते भी नहीं थे और जो बाइडेन यूएस प्रेसिडेंट थे, उसी समय से भारत की सरकार ये GST रिफॉर्म्स लाने की तैयारी कर रही थी। इसके साथ ही निर्मला सीतारमण जी ने बताया कि ये रिफॉर्म्स क्राइसिस ड्रिवन अप्रोच के साथ नहीं लाए जा रहे हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि देश के ऊपर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया है तो हड़बड़ी में अचानक से GST रिफॉर्म्स को लाया जा रहा है, बल्कि ये कंसेंसस बिल्डिंग और सस्टेन प्रिपरेशन के जरिए काफी सोच समझकर लाए गए रिफॉर्म्स हैं, जिनको बनाने में सरकार को 18 महीने का समय लगा है। ये कहना है देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का। वैसे आप निर्मला मैम को देश की इकोनॉमी संभालने के लिए क्या अप्रूवल रेटिंग देंगे? आप इनको फेल कहेंगे या फिर पास? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है सियाचिन ग्लेशियर से। बहुत ही दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर्स में 20,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर तैनात देश के 3 सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान एक अवलांच अचानक से आ गया था और ये तीनों बर्फ के अंदर दब गए थे, जिससे ये वीर गति को प्राप्त हुए हैं। हम सब की तरफ से तीनों को श्रद्धांजलि। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन 3 में से 2 अग्निवीर थे। सोल्जर्स के नाम अभी तक पब्लिक नहीं किए गए हैं। वीडियो रिकॉर्ड करते समय तीनों की बॉडीज को रिकवर कर दिया गया था। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और कतर और इजराइल को लेकर। जैसा कि आपको न्यूज मिल गई होगी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने कतर में मौजूद हमास के लीडर्स और नेगोशिएशन की टीम के ऊपर स्ट्राइक्स की थी। हमास ने तो खैर ये कहा है कि उनके लीडर्स पूरी तरह से सेफ हैं और उनको कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, यानी कि अभी उनकी टीम का कोई भी मेंबर 72 उरों के पास नहीं पहुंचा है। अब इस इंसिडेंट को लेकर भारत ने भी अपनी तरफ से एक रिएक्शन दे दिया है। इजराइल के अटैक्स के ऊपर भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमने दोहा के ऊपर इजराइल की अटैक्स की रिपोर्ट देखी है। इस डेवलपमेंट को लेकर हम बहुत ही चिंतित हैं। वी आर डीपली कंसर्न और इसका रीजनल सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर जो इम्पैक्ट होगा उसकी भी हमें बहुत ही फिक्र है। हम स्ट्रांगली अपील करते हैं कि सभी लोग सावधानी बरतें और डिप्लोमेसी दिखाएं ताकि इस रीजन की पीस और सिक्योरिटी खतरे में बिल्कुल ना आए। ये कहना है भारत का, यानी पूरी तरह से न्यूट्रल स्टेटमेंट जो यूजुअली भारत की लैंग्वेज होती है वही फॉलो की जा रही है। अब ये तो था भारत का रिस्पॉन्स। इजराइल ने जो कतर के ऊपर स्ट्राइक्स किए हैं उसको लेकर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आज सुबह यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री ने मेरे को ये इन्फॉर्म किया कि इजराइल ने हमास के ऊपर अटैक किया है, जो अनफॉर्चुनेटली यानी कि दुर्भाग्यपूर्ण दोहा कतर की कैपिटल के एक एरिया में किया गया है। ये डिसीजन पूरी तरह से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का था। मेरा इसके साथ कोई भी लेना देना नहीं है। एक सॉवरेन नेशन कतर जो अमेरिका का काफी क्लोज एलाई है और जो हमारे साथ मिलकर पीस एग्रीमेंट कराने के लिए मेहनत कर रहा था और काफी रिस्क ले रहा है, उसके अंदर ये एक तरफा फैसला करते हुए यूनिलेटरल बॉम्बिंग करना ना ही इजराइल के हितों को आगे बढ़ाता है और ना ही अमेरिका के। लेकिन हमास को खत्म करना, जो गाजा के लोगों की दुखदाई जिंदगी से फायदा उठाती रही है, ये बिल्कुल एक सही गोल है। यानी कि हमास कहीं भी है उसके ऊपर हमला करना ठीक है। इसके आगे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैंने तुरंत स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ को कतर को अटैक करने के बारे में इन्फॉर्म करने को बोला था। उन्होंने कतर को इन्फॉर्म किया भी था, पर अनफॉर्चुनेटली ये काफी लेट हो गया और इजराइल का अटैक रुक नहीं सका। यानी अमेरिका इजराइल को रोक नहीं पाया। हमने काफी कोशिश की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि मुझे कतर की लोकेशन के ऊपर अटैक होने का बहुत ही बुरा लग रहा है, क्योंकि कतर अमेरिका का एक स्ट्रॉन्ग एलाई है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सारे होस्टेजेस और बॉडीज को रिलीज किया जाए और ये वॉर अभी इसी वक्त खत्म हो जाए। मैंने अटैक के बाद इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के साथ बात की और नेतन्याहू ने मुझे कहा है कि वो शांति चाहते हैं।
मुझे लगता है कि ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट यानी कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना शांति के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। मैंने कतर के अमीर और प्राइम मिनिस्टर से बात की है, यूएस के साथ सपोर्ट और दोस्ती के लिए थैंक्स बोला है। मैंने उनको अश्योर किया है कि कतर की धरती के ऊपर ऐसा कोई अटैक यानी कि इजराइल दोबारा से इस तरह का स्ट्राइक्स नहीं करेगा, यानी कि कतर के ऊपर हमला दोबारा नहीं होगा। और मैंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को भी डायरेक्ट किया है कि कतर के साथ डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट को जल्दी से फाइनलाइज किया जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट के बाद कतर ने भी एक स्टेटमेंट रिलीज की है जिसमें कतर ने कहा है कि अमेरिका ने इजराइल के हमले से पहले उनको इन्फॉर्म नहीं किया था। नेक्स्ट अपडेट आ रही है माइक्रोसॉफ्ट पैक्ट ओपन एआई कंपनी को लेकर, जिसका चैट जीपीटी भारत में सबसे पॉपुलर है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि ओपन एआई कंपनी भारत में अपना पहला डेटा सेंटर खोलने जा रही है और इसके लिए कंपनी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को चुना है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत में अपने पहले डेटा सेंटर के लिए ओपन एआई कंपनी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ टॉक स्टार्ट कर दिए हैं और ये डेटा सेंटर सेटअप करने के बाद न सिर्फ भारत बल्कि एशिया, मिडिल ईस्ट, यूरोपियन यूनियन और कई सारी कंट्रीज का चैट जीपीटी डेटा भारत में स्टोर किया जाएगा। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।